ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? तो बताएगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में कुछ कुछ कहाँ तक किया था, कौन से पेज तक किया था, कौन सी रिएक्शंस तक किया था? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने यहाँ तक कर लिया था, अनॉमलस बिहेवियर तक कर लिया था क्या नाइट्रोजन के? पूरा नहीं करा था। नहीं, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ना, पी पाई डी पाई तक, ये वाला पेज कर लिया था, है ना? हमने यहाँ तक बात कर लिया था, डी पाई वाली बात तक, यहाँ तक कर लिया था। एक बार जल्दी से 2 मिनट लेके सारे लोग यहाँ तक एनसीईआरटी को जल्दी से स्कैन कर जाओ, कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ के खत्म करो इसको, फिर हम इसके आगे चलना शुरू करें। देखो भाई, सारे लोग जब हो जाए जल्दी से बताना। अच्छे से रीड करना एक एक लाइन को, कहीं पे रीजन की जरूरत पड़े पूछो। डन? यस सर। कोई भी लाइन में डाउट? नो सर। हाँ जी, ख्याति, यहाँ तक कोई दिक्कत? इशिका? नो सर। चलो जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये कैसे बनाते हैं? ये EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास EH3 टाइप के हाइड्राइड का मतलब है सबके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अब इन सारे हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है, इनके 4-5 बातें, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, इनको एक एक करके समझेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हर एक बात पे क्वेश्चन आता है। ठीक, मैं एक बार स्क्रीन और शेयर कर देता हूँ। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। आज जितने लोगों ने ये नहीं पढ़ा है पहले, वो लोग को मैंने वापस बार बार बोल रहा हूँ कि आपने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर को समझने के लिए। चलो जी, देखना आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3 where E is nitrogen, phosphorus, arsenic, Sb and Bi। ठीक है, बिस्मथ। Some of the properties of these hydrides are shown in the table, जो कि अभी हम देखेंगे। The hydrides show regular gradation in their properties, मतलब वो कह रहे हैं जो भी है वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। The stability of hydride decreases from NH3 to BH3। आ जाओ, आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इज फ्रॉम NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SbH3 एंड देन BMH3। इसका सिंपल सा रीजन अगर मैं बताऊं
आपको याद होगा ओवरलैपिंग, याद है? बॉन्ड स्ट्रेंथ या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। अगर आप यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन का 2p इसका 1s ओवरलैप कर रहा है। ये बात समझ में कि नहीं? नाइट्रोजन का 2p इसका 1s, 2p 1s, है ना? इसका तुम्हारे पास 3p इसका 1s, इसका 4p 1s, इसका 5p एंड 6p एंड 1s। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार आप एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, इसका 1 2p 1s 3p 1s 4p 1s 5p 1s एंड 6p 1s। आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं लग रही होगी, बट जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कैसे? साइज के हिसाब से कैसे? आप देखना, जो तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे पता चलता है p का साइज कैसा है। ये 3p होगा, ये 2p होगा। 2p 1s का ओवरलैप अच्छा होगा, 3p 1s का ओवरलैप इससे कम होगा। आई बात समझ में? दिखा? ये फिर भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया यहाँ पर 1s। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता रहता है ऑर्बिटल्स का, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती रहती है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती रहेगी तो अमोनिया के जितने बॉन्ड्स है वो काफी स्ट्रांग है, बट BiH3 के जो बॉन्ड्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो जल्दी टूट जाएंगे। जल्दी टूट जाएंगे तो लेस स्टेबल होगा। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला Yes, टॉपिक मैंने sir. पढ़ा था, ठीक है? याद आया इशिका? मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाया था। यस सर। हाँ, वहां से इसको रिवाइज करना बाकी सारे लोग कहीं से भी देख के, वरना मैं खुद ही डाल दूंगा उसका स्निपेट की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। पहले जितने लोग यहाँ पर है, क्या सबको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखना यहीं पर। उसमें कह रहा है कि which can be the stability of which can be observed from their bond dissociation enthalpy। वो कह रहा है बॉन्ड तोड़ने की इंथैल्पी से consequently the reducing character of the hydride increases। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा? अब देखना, ये बहुत इजीली अपना हाइड्रोजन दे नहीं देगा। जैसे जैसे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा वैसे वैसे आपका हाइड्रोजन डोनेशन आपका कम होता रहेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे, हाइड्रोजन डोनेशन बढ़ता रहेगा। वीक होता रहा तो आपने हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा तो अच्छा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? दोनों एक साथ रिलेटेड है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है तो हाइड्रोजन मिल रहा है, और अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास consequently the reducing character of hydride increases। ammonia is the only mild reducing agent while BiH3 is the strong reducing agent among all the hydrides। क्या ये वाली बात तक क्लियर है? ammonia is the only mild reducing while this is strong। basicity also decreases in the order। ये अच्छी बात है समझने लायक। basicity also decreases in the order। बच्चे, basicity क्या होता है? basicity is going to be your electron density। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होएगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे देखो कि एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, इस बलून के अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, छोटा बलून है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बड़ा सा दिखेगा आपको ऐसे। अब ना ये बलून ऐसे फैल गया या ये बलून छोटा हो गया, मान लो, आप ऐसे समझ लो। कई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? छोटी सी जगह में सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होगा, छोटी सी जगह में जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बड़ी सी जगह में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, और नाइट्रोजन का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। और नाइट्रोजन के साइज की वजह से ना इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है काफी ज्यादा होता है।
इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि छोटी सी जगह है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर रखा है। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं डोनेट हो जाए, कहीं ना कहीं चले जाए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, इसको वापस से सुन लो अगर डाउट हो तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक छोटी सी जगह पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये अनस्टेबल होंगे, और अनस्टेबल होंगे तो हाईली रिएक्टिव होंगे। ये दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से जल्दी हम किसी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें। इसी वजह से आपका बेसिक नेचर ज्यादा है। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। पक्का? चलें आगे। ये तुम्हारे पास इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, आपको दिख रहा होगा कौन कौन से 3 क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और बेसिसिटी की बात कर रहा है। बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, इसको हाईलाइट जरूर कर लेना। बेसिसिटी का ऑर्डर है यहाँ पे। आ जाओ जी, इधर देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आपको ये देखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इसमें BiH3 की बात नहीं किया है। BiH3 की बात इसलिए नहीं कर रहा है बहुत सारी जगह, क्योंकि BiH3 इज पर्टिकुलरली आयनिक। कई बार वो आयनिक बनाता है, हम कोवलेंट में कंपैरिजंस कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा जगह नहीं दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखना क्या होगा। NH3 तो हर बारी आगे हो जाएगा। NH3 क्यों आगे हो जाता है? बिकॉज इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप देखते हो कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है। बट इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना राइज नहीं करता है कि लास्ट में आ जाए। इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना राइज नहीं करता कि लास्ट में आ जाए। आपका HF और H2O दोनों का इतना ज्यादा राइज कर जाता है कि वो लास्ट में चले जाते हैं, कि उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है अपने पूरे रिस्पेक्टिव ग्रुप में। बट यहाँ पर अमोनिया का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा वीक होता है, और अगर वीक होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ तो जाता है, पर इतना नहीं कि लास्ट हो जाए, बीच में कहीं आ जाता है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में तो हम BiH3 को ले नहीं रहे, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। आप ये भी समझ सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने पीछे का पढ़ रखा हो तो आपको थोड़ा समझ ज्यादा आएगा। आप ये समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप सॉलिड स्टेट में बात कर रहे होगे तो सॉलिड स्टेट में अमोनिया और भी ज्यादा क्लोज है। दो अमोनिया के मॉलिक्यूल और भी ज्यादा क्लोज हैं, और अगर ज्यादा क्लोज है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस और भी ज्यादा होंगी। क्या ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। Yes, ठीक है, sir. इसलिए तुम्हारे पास वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इफेक्टिवली हो रही है और उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी बढ़ रहा है। बट बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, थोड़े से ढीले मिले होंगे, तो यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो बढ़ा उसकी वजह से जस्ट वो बीच में आया। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का लोगों को याद रह जाता है। लोगों को बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये बात समझ में, मेल्टिंग पॉइंट में पास है इसलिए नाइट्रोजन में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए ये दूर चला गया। बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है तो ये बीच में आ गया। डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा नीचे जाते हुए, बॉन्ड एंगल आपका कम होता जाएगा नीचे जाते हुए। ये भी आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। और ये डेल्टा H फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का फॉर्मेशन नेगेटिव है, वरना इसके अलावा सारे हाइड्राइड का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉरी, क्या ये बात समझ में आ रही है? लास्ट में आपके पास सबका इसमें यही एक एक्सोथर्मिक है, बाकी सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ये वाला टेबल देखो जी, ये वाला टेबल देखो, ये जो पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स बताओ क्या समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं जो PS मतलब NH3 को छोड़ के बाकी जो PS3 ASH3 इनका ट्रेंड कैसे चल रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब इंक्रीज क्यों होते हैं आगे? बच्चे, जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ता ही जाएगा, यस सर। है ना। उनके पीछे देखो, मास देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो इनके बीच में जो वैंडरवॉल फोर्स है वो बढ़ती जाएंगी ना। वैंडरवॉल फोर्सेस साइज पे डिपेंड करती यस सर। है ना। तो इस वजह से उसमें क्या हो रहा है, धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। और देख लो आराम से यहाँ तक, कोई भी डाउट हो।
हाँ भाई समीर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर आप एक बार HEH एंगल और समझा सकते हैं एक बार? कौन सा वाला? HEH। अच्छा आ जाओ, ये आपने पढ़ा नहीं होगा पहले, आ जाओ देखो। एच एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? देखो, आपके पास है NHH, ठीक है, इसमें लेके चल रहे हैं। यहां पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खिसकते हैं। अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन। अरे यार मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आया समझ में? देखना यहाँ पर ये यस। कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, और अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल फैलेगा। ठीक है, बट यही चीज अगर आप देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो फास्फोरस के साथ क्या हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है ही नहीं। इस बार इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये ऐसे होने की वजह से आपको दिख रहा होगा कि रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होगा कंपेयर टू जितना पहले हो रहा था। ऐसा समझ में? यस सर। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट तक जाते जाते क्या हो रहा है आपका कि जैसे BiH3 है तो लगभग लगभग हाइड्रोजन के पास ही इलेक्ट्रॉन है, और ये वैसे ही बहुत दूर है तो ये थोड़ा और पास आ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर का लोन पेयर है वो इनको धक्का भी दे रहा होगा, यस सर। है ना, धक्का देगा पास ले आएगा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो जी, और बताओ। हाँ जी, यहाँ तक डन है? ऋषिका रीड किया यहाँ तक, टेबल तक कोई डाउट? हाँ भाई, ख्याति, No, टेबल sir. तक? Yes, sir, no doubt. ठीक है, आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, E2O3 एंड E2O5। ठीक है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। The oxides in the higher oxidation state is more acidic than the lower oxidation state। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में होता था छोटा छोटा। ठीक है, जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। क्यों? आपके पास Mn+7 में है, आपके पास Mn+4 में है, और आपके पास Mn+2 में है। इस वाले का जो न्यूक्लियर पुल होगा Z इफेक्टिव, वो बहुत ज्यादा होएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, इसका प्रोटॉन का जो पुल है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बहुत ही ज्यादा पुल होगा न्यूक्लियस का। अगर न्यूक्लियस का पुल ज्यादा होगा तो आप इसको किसी के साथ भी जोड़ोगे वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होता है। ठीक है, आपके पास इसी तरीके से जाते हैं, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जा रहा है वैसे वैसे इनके खींचने का पावर कम होता जा रहा है। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को क्या बोलेंगे? लुइस एसिड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं एसिडिक। ये वाली चीज आ रही है। लेकिन तो तुम्हारे पास द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर एसिडिक। एसिडिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब बात करें कि देखो ये दो बातें हो गई, दो क्वेश्चन हो गए यहीं पे। देखना, आपने भले ही ध्यान से ना पढ़ा हो पर एनसीईआरटी के दो लाइन से दो क्वेश्चन आ गए। पहला आ गया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि N2O3 एंड आपके पास N2O5 में विच इज मोर एसिडिक, तो आप बोलोगे N2O5। आया समझ में? पहला क्वेश्चन नंबर 1। यस।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर आपको देखना है P2O5 एंड N2O5 में विच इज मोर एसिडिक? N2O5। क्यों? क्योंकि आपका एसिडिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई डज दिस हैपन? बच्चे, न्यूक्लियर पुल कम होता जाता है नीचे जाते हुए, न्यूक्लियस का पुल कम होता जाता है। क्यों न्यूक्लियस का पुल कम होता जाता है? आपका साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, और अगर साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा, आप न्यूक्लियस से दूर हो जाओगे, न्यूक्लियस से दूर हो जाओगे, अट्रैक्शन ही कम लग रहा है, अट्रैक्शन कम लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो खींचेगा कम। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। This type of E2O3 of nitrogen phosphorus are purely acidic. Yeah, the oxides of P2 are purely acidic. That of arsenic and antimony is amphoteric, and those of bismuth are predominantly basic. आप देख लो, and predominantly basic, क्या कोई डाउट है यहाँ पे? देख रहे हैं आपको कैसे कैसे हो रहा है कि जैसे जैसे ऊपर वाले का क्या था, एसिडिक नेचर काफी था, वो एसिडिक हो गए, बीच वालों का थोड़ा कम हो गया, वो एम्फोटेरिक चले गए, और बिस्मथ तो मैंने आपको बताया आयनिक कंपाउंड्स बनाता है ज्यादातर, इस वजह से उसका बेसिक ही हो गया। हेलाइड के बारे में बात करते हैं, आपको ये तो फेमस ही है, PCl3 PCl5। ठीक है, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हेलाइड्स, EX3 and EX5. Nitrogen does not form pentahalide due to non-availability of d orbitals in its valence shell. Non-availability का मतलब क्या है? आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, आपका 2s2 एंड 2p3 है। ठीक है, 2s2 एंड 2p3, क्या ये बात सही है? 2s2 2p3, इसको कितने बॉन्ड बना रहे हैं? ठीक है, इसके कितने बॉन्ड बना रहे हैं आपके पास? 1 2 3 4। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, और ये वाला आपके पास कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो वो जो 4 बॉन्ड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही तुम फास्फोरस के साथ जाओगे, तो फास्फोरस में ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका S वाला, ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट कर जाता है, ये हो जाता है 3s2 3p3, एंड आपके पास 3d इज वेकेंट। 3D बिल्कुल खाली ही पड़ा है। अगर 3D वेकेंट है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कूद के आगे चले जाते हैं, और अब आपके पास कितने बॉन्ड बना सकता है? 5, इवन 5 से ज्यादा भी अगर जरूरत पड़े तो बनाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह है इसके पास। इसके पास कोई जगह ही नहीं है, तो 4 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता। एक बॉन्ड इसका कोऑर्डिनेट होता है, 3 कोवलेंट होते हैं, बस। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बाकी सारे लोग ठीक है। These elements react to form series of EX3 and EX5. Nitrogen does not form pentahalide due to non-availability of d orbitals in valence shell. Pentahalides are more covalent than trihalides. Fajans rule. Fajans rule. Fajans rule क्या है? Smaller the cation, more is the covalent nature. जितना ज्यादा छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर होगा। अगर आप PCl5 और PCl3 में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉस्फोरस +3, यहाँ पे +5 में है। +5 वाला कम और छोटा होगा, और छोटा होगा तो इसका कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये फजांस रूल से है। ठीक है, pentalides are more covalent than tri, all the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. वो कह रहे हैं कि सारे के सारे ट्रायलाइट सबके स्टेबल होते हैं, बट इसमें नाइट्रोजन के नहीं होते। नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही होता है, दैट इज NF3। देखिए, NCl3 जो आप बनाते हो, आगे हम बनाते हैं, बट हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा कंपाउंड है, ब्लास्ट कर जाता है ये। ठीक है, ट्राइहलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सीधे बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक? विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लिख लो, दिस इज आयनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक इन नेचर? यहाँ तक देखना, ये वाले ग्राफ तक, ये ग्राफ कह रहा हूँ, ये वाले पैराग्राफ तक देखना सारे लोग।
हाँ जी, डन यहाँ तक। यस सर। किसी को भी डाउट हो तो देख सकता है, बेटा ध्यान से पढ़ना। सर एक बार इस लाइन को दोबारा एक्सप्लेन कर दो, जो ऑल द ट्रायलाइट ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर स्टेबल। इसका मतलब है कि अगर आप तुम ऐसे बनाओ, NCl3 बना रहे हो तो ये बनता ही नहीं, यस सर। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही बन रहा है, दैट इज NF3, वरना बाकी सबके आपका PCl3 भी बनता है, इसका PBr3 भी बनता है, ऐसे करके आप जिसका आर्सेनिक का बना लो तो आर्सेनिक का भी बनता है, इसमें नहीं बन पाता है। क्या ये बात समझ में आई? नाइट्रोजन यस में सर। रीजन उसका दो बता देता हूँ। पहली चीज तो क्या होगा कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन सबका ही साइज, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज तो फिर भी, नाइट्रोजन का ही साइज बहुत छोटा है, तो नाइट्रोजन के अबाउट जब तुम किसी एटम को लगाओगे वो भी बहुत छोटा ही होना चाहिए। क्लोरीन काफी बड़ा हो जाता है नाइट्रोजन के साथ अगर देखो, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता इतने सारे लगा पाना, और उसमें रिपल्शन काफी होते हैं, प्लस और भी रीजंस रहते हैं, ठीक है। आया समझ में क्या बोलो? एक जनरल सा आइडिया आप ले सकते हो कि छोटा सा एटम है, उस पर बड़ी चीजें नहीं चिपका सकते ज्यादा, है ना। यस सर, स्टेरिक इंजन की वजह से करिए। यस 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 यस। चलो जी और रीड करो। हाँ जी, ठीक है, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर, डन। ठीक है, आ जाओ आगे देखें। अगला क्या है यहाँ पर, अगर आप देखोगे, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, है ना। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल में बात करें तो ये जितने भी है कंपाउंड, जितने भी तुम्हारे ग्रुप 15 वाले हैं, ये मेटल के साथ कौन सा स्टेट शो करते हैं? -3। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे ऑक्सीजन को अगर आप मेटल के साथ डालोगे तो -2 शो करेगा, है ना। मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इनको दे देंगे, तो वही चीज बात करा। ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी माने जिसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। इसमें क्या, कैल्शियम है, नाइट्रोजन, दो ही है, फास्फोरस है और कैल्शियम है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, ये है कैल्शियम फॉस्फाइड, और ये आपके पास सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये सारे के सारे, इन सब में ये क्या कर रहा है? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। खत्म। आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन यहाँ तक देख लो सारे लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक देख लो, फिर इसके बाद डाई नाइट्रोजन शुरू करते हैं। डाई नाइट्रोजन बहुत ही आसान है, आपको सारी रिएक्शन अभी याद करा दूंगा। पहले यहाँ तक देख लो सारे क्वेश्चंस, फिर से आराम से रीड करते रहो। इसमें जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग्स इसीलिए कर रहा हूँ इन सारे चीजों की, मुझे पता है इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप बाद में भूल जाओगे, तो ताकि आप जाके वापस से चेक कर सको कि मैंने क्या बताया था, इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो जी शुरू करें। Yes, यस sir. सर। चलो जी आगे। ये आ रहे होंगे समझ में? हाँ जी, ख्याति यहाँ तक क्लियर है ना? ये पूरा का पूरा ग्रुप 15 में, ये 4 पेज में कोई भी डाउट किसी को एक भी शब्द में? Yes, sir, clear. ठीक है। समीर? चलो ठीक है। आ जाओ जी, डाई नाइट्रोजन में बात करते हैं। इससे पहले आपको ना मैं अमोनिया की एक बढ़िया रिएक्शन दिखाता हूँ।
ठीक है। अमोनिया की अगर आप रिएक्शंस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि अमोनिया प्लस एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स यू N2 गैस। बहुत सिंपल। अमोनिया के साथ कोई भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया आपने तो N2 गैस बनता है, एक्सेप्ट एक रिएक्शन होती है जिसमें अगर आप अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ लोगे तो वो आपका NO बनाता है। ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। एक छोटी सी चीज यहाँ पर देखना मुझे। यस, ठीक है। आप इसे सीधे याद रख सकते हो बच्चे। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला मिल गया एक, समझ लो कि अमोनिया और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिखे बस आप N2 गैस बना दो। एक ही रिएक्शन है जो आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ी, वो है ऑक्सीजन के साथ जब ये NO बना रहा है। ठीक है, अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन है, उसमें भी पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें NO बनाता है, वरना कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिले आप सीधे सीधे N2 गैस बना दो। आ जाओ दिखाता हूँ कैसे। आ जाओ जी, देखना आपके पास ये है NH4Cl प्लस NaNO2। ठीक है, ये रिएक्शन है बेटा। ये रिएक्शन तो आपको याद ही हो जाएगी, पता है। इसको यहाँ पे करते, पहले ये बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला समझ में है? बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपकी कम से कम 5-7 रिएक्शन एक साथ खत्म करा दी। क्या ये बात समझ में आ रही? मैंने क्या बोला कि अमोनिया किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जाएगा, अमोनिया -3 से 0 में चला जाएगा, और अमोनिया जब यस ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो वो +2 में चला जाएगा। ठीक है, अब बात है कि सर ये वाली रिएक्शन क्या बता रहे हैं आप। तो ये देखना, एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, सारे लोग देखो अच्छे से, मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। डायजोनियम डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन या डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। देखना तुम्हारे पास क्या होगा। ये जो आपके पास, इसको बोलते हैं एनिलीन। इस एनिलीन के साथ क्या होता है, अगर आप इसके अंदर NaNO2 और HCl डाल दो, देखना कॉमन है वो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ। तो NaNO2 HCl डाल दो और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रखो, तो यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ये N2 प्लस और Cl माइनस, दिस इज डायजोनियम सॉल्ट। पता है कि क्या करें? बहुत आसान है, देखना NaNO2 में से आपके पास NO2 माइनस आता है, HCl से आपके पास H प्लस आता है, और ये H प्लस इस पे जाके अटैक करता है। जब इस पे अटैक करता है, इससे जुड़ता है, ये बनाता है HONO, और इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ ये वाली बात याद है? ऑक्सी एसिड्स में शुरुआत में यही पढ़ाया था, नाइट्रस एसिड, इक एसिड, अस एसिड, हाइपोअस एसिड, याद आया? यस सर। ठीक है, नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड बताए किस में ब्रेक करता है? ये ब्रेक करता है OH माइनस एंड NO प्लस में। अब ये जो NO प्लस है बच्चे, ये NO प्लस यहाँ पर जाता है एनिलीन के पास, और इस एनिलीन के जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस पे अटैक करता है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या हो क्या रहा है? HONO हमेशा OH माइनस और NO प्लस की तरह टूटता है। अगर आपको है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा आप ऐसे समझ सकते हो कि H प्लस इसके अंदर आएगा और H प्लस ही अटैक करता है और H2O बन के बाहर हो जाता है। H2O जब बन के बाहर होगा तो आपके पास बचा ही क्या? NO प्लस बचा है। जैसे ही इसके साथ आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या होएगा आपके पास? इस तरीके से आप जोड़ोगे तो ये आएगा N2। क्या आपको H2O निकलते हुए देखा? OH2। ये जाके जुड़ता है, कुछ रीअरेंजमेंट होती है, एटम इधर उधर भागते हैं, और आपके पास ये बन जाता है N2 प्लस एंड Cl माइनस। इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे ना, इसको थोड़ा सा भी आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तुरंत क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अगर आप देखो हुआ क्या, हुआ यही कि आपके जो HONO है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और ये एसिड क्या करता है, आपका ये जो नाइट्रोजन है इसको वो N2 में कन्वर्ट कर रहा है। ये N2 सर निकल क्यों नहीं रही है एकदम से? बच्चे आपने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखा है, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में आपका गैस वैसे भी कम इवॉल्व होगी, प्लस यहाँ पर जो N2 प्लस है वो रेजोनेंस में है टूवर्ड्स दिस रिंग, इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो इस रिंग ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, इस वजह से ये तुम्हारा नहीं जा रहा है। बट अगर आप हल्का सा हीट कर दो तुरंत वो N2 चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये रिएक्शन समझ में आ रही है? इसको ऑर्गेनिक में फिर से देखेंगे, बट पहले ये बताओ क्या ये रिएक्शन थोड़ा बहुत समझ में आई क्या? यस सर। हाँ जी, बाकी सारे लोग? ऋषिका यस सर। आया? नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे सर। आ गया, वेरी गुड। चलो जी, आपके पास क्या है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो ना, तो मैं आपको देखने का नजरिया बदल रहा हूँ। आपका देखने का नजरिया इस तरह बदल रहा हूँ कि ये देखो, मैं आपको यही रिएक्शन दिखाता हूँ, NH3 प्लस NaNO2 प्लस HCl, ये मिलके क्या देगा, HONO देगा। और HONO ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमोनिया के साथ क्या देगा, आपको N2 गैस देगा, आपको N2 गैस देगा। अब तुम्हें दिखाता हूं कि यहां पर इन्होंने क्या किया है, NH3 और इसको लेके इन्होंने क्या लिखा है, NH4Cl लिखा है प्लस NaNO2, और ये आपको क्या दे रहा है, N2 प्लस NaCl प्लस H2O, ऐसे करके वो देखना, ये रिएक्शन देखना, चेक करना क्या यही रिएक्शन है कि नहीं है। देखा, यस सर। पूरा रिएक्शन इन डिटेल क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये वाला? यस सर क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन दिखाता हूं आपको। आपकी रिएक्शन ही यहाँ पर बताएं, सारी की सारी देखो, अमोनिया है प्लस H2Cr2O7 है, याद है H2Cr2O7 रिडॉक्स में पढ़ाया था, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको साथ जोड़ दोगे तो इसको साथ जोड़ के ऐसे लिखते हैं, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। अच्छा, ये वैसे भी पता होना चाहिए, ये इकलौता एनसीईआरटी का कंपाउंड है जिसमें इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इसको हम रिडॉक्स में पढ़ते भी है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ही आप इसे हीट करोगे, हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं, वही चीज है, N2 बना रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो गया Cr2O3 में पहुंच गया, आपके पास जो बचा हुआ है उसके लिए H2 निकल जाएगा। ये बताओ क्या रिएक्शन समझ में आई, ये वाली? देखा, ये ऑरेंज कलर का है और ये ग्रीन कलर का है, इसमें ये डिफरेंस आता है, ऑरेंज से ग्रीन जाते ही आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये पता चल जाता है। यस सर। ठीक है, चेक कर लो भाई। कोई डाउट हो यहाँ तक? बताओ भाई, कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस ये सर। रिएक्शन है। देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखना, जब आप ये रिएक्शन करते हो, ये वाली रिएक्शन करते हो, अब आपको ये भी दिखेगा कि ऐसा क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NONHNO3 आर आल्सो फॉर्म्ड। आपको दिख रहा होगा ये रिएक्शन में जब ये हो रहा है NaNO2 में, तो NO2 माइनस प्लस H प्लस, तो यहाँ पर भी आपकी जो रिएक्शन है HONO, याद है NO प्लस निकल रहा था, तो वहां पर भी कुछ कुछ रिएक्शंस और भी हो रही है, साइड रिएक्शन। इसीलिए साइड रिएक्शन से ये सब भी कई बार बन जाता है। These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid.
कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक क्वेश्चन ये आता है कि आप इन गैसेस को या इम्प्योरिटीज को कैसे हटा सकते हो, आप इनको इसके साथ हटा सकते हो। तो ये बताए क्या करते हैं, ये आपका ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ज्यादा, और ऑक्सीडाइज कर देंगे तो गैसेस बन के उड़ जाता है सब कुछ, जितना इम्प्योरिटी वो गैस बन के निकल जाता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड, सोडियम और बेरियम अजाइड। सिंपल अजाइड रिएक्शन तो आपके पास Na है, आप हीट करोगे वो Na प्लस N2 में ब्रेक कर जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, डन। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है। ये देखो, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको एस ब्लॉक में पढ़ाई थी। मैंने बोला था कि लिथियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ग्रुप वन में सिर्फ इकलौता एक एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, वो है तुम्हारे पास लिथियम। चेक कर लो, यहाँ तक रीड करके देखो आप लोग। और ये कह रहा है कि जो डाई नाइट्रोजन है वो इसलिए इनर्ट होता है क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड, एन का जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये सही बात है। इसका बॉन्ड एंथैल्पी इतना ज्यादा होता है कि बॉन्ड तोड़ने में इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाती है कि आगे कोई रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, इस वाले पेज को रीड करो पूरा यहाँ तक। अब मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। तो ये इट कंबाइंस विद हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस के बारे में लिखा है आपके पास। डाई नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक बार देखना। डाई नाइट्रोजन कंबाइंस विद डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट अबाउट 2000 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ही एक चीज, 2000 केल्विन का मतलब बहुत ज्यादा हो गया बच्चे, 1800 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है कम से कम। इतने हाई टेम्परेचर पे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो वैसे भी एग्जिस्ट करता है। आप सोचो ना, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हर समय है, होगा कि नहीं होगा? हर समय यस नाइट्रोजन सर। का ऑक्सीजन है। बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। इसीलिए हम जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को अनरिएक्टिंग मानते हैं या नॉन रिएक्टिंग मानते हैं। ये बताओ कहाँ पे यूज होता है? ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉन रिएक्टिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, अब ये sir. यस सर। ठीक है, द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। कैल्शियम साइनामाइड, it you finds use where an inert atmosphere is required in iron and steel industry. Inert diluted for reactive chemicals. Liquid dinitrogen is used as refrigerant to preserve biofood items and in cryosurgery. तो मेरी आंख की जब सर्जरी हुई थी तो उसमें वो लिक्विड नाइट्रोजन बार बार यूज कर रहे थे। तो मेरा जो रेटिना डिटैच हुआ था उसमें जब वो ऐसे लेजर करते थे तो लेजर करने से उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता था कि उनको तुरंत N2 जो लिक्विड होता था उसको पंप करते थे। और वो जैसे ही पंप कर रहे होते थे तो जहां जहां पर भी मेरे होल्स किए गए थे आंख के अंदर हमें नीडल से, तो तुरंत वहां से ना ऐसे बहते हुए पूरा फील होता था मुझे, यहाँ से गैस से पूरा ठंडा सा बह के जा रहा है। ठीक है, क्रायो सर्जरी में यूज करते हैं इसको। चलो जी, यहाँ तक देखना, यहाँ तक रीड करो, ये वाले पार्ट तक कोई भी डाउट हो तो पूछो आराम से देखते हुए। आज का होमवर्क यही रहेगा, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपने इसको रीड करना है अच्छे से। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया बस आपने रीड करना है, आपने और कुछ भी नहीं करना है रीडिंग के अलावा। 2 से 3 बार रीड करना है, एक एक दो दो पेज करके करोगे बच्चे, पी ब्लॉक आपका जबरदस्त हो जाएगा, है ना। आपको किसी से भी पूछने की, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर रोज, अभी जब तक ये चैप्टर में पढ़ा रहा तब तक डेली।
सर डन। किसी को भी डाउट है भाई जी यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, सारे लोग देख लो, अगर डाउट भी होगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले 10 मिनट, ठीक है, फर्स्ट 10 मिनट्स, जो नेक्स्ट क्लास हम संडे को करेंगे, संडे को अबाउट यही 8:30 to 9 के आसपास, संडे को पहले 5 से 10 मिनट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इसी से रिलेटेड, जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हो, उसके बाद हम आगे चलेंगे, है ना? चलो जी, तो प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। अमोनिया के बारे में बात करें, अमोनिया ये वाला रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आपका, ये तो वही रिएक्शन है जो यूज होता है, ठीक है। आप यूरिया यूरिया को पानी में डालोगे, आपके पास अमोनियम कार्बोनेट है, और अमोनियम कार्बोनेट खुद से ही टूट जाता है किसमें? NH3 H2 और CO2 में, ठीक है। यही रिएक्शन है जिसको यूज करते हैं कि नहीं है? ये अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल एयर वेयर इट इज फाउंड बाय डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑन द स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स फ्रॉम डीकम्पोज। ये वाला रिएक्शन बहुत ही आसान है। आपको मैंने एक फंडा सिखाया था कभी कि जो आपके पास सॉल्ट होता है, लेट्स से आप किसी सॉल्ट को लो, आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और आपने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा दिया, ये सॉल्ट को तोड़ देगा, और तोड़ के बताए क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना लेगा, और आपको वीक एसिड मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर आपका वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो इस सॉल्ट को अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये से ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक करके अपना सॉल्ट बना लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना लेगा, और आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ वीक बेस बचेगा। यही चीज को इन्होंने लिखा है कैसे? NH4Cl है, NH4Cl का मतलब क्या होगा? अमोनिया प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, आपने इसको KOH के साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन हो गया KCl प्लस NH3 प्लस H2। देखिए ऐसे करके आप रिएक्शन समझ सकते हो, देखना ये है कि नहीं है? देखना जी, ये वाली चीज आया समझ में, K2SO4 देखा, आपके पास NH4 से COH होल ट्वाइस, देखा कि नहीं देखा? ये दोनों रिएक्शन समझ में आए? हमेशा याद रखना, ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से इसका पूरा एक तरीका है, ये कुछ याद रखने वाली रिएक्शन नहीं है, ये तो हेबर्स प्रोसेस है, ये तो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। ये हम तो कब से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये तुम्हारा अभी के लिए अभी काम है कि यहाँ पर साइड में, ठीक है, लिखो कैटलिस्ट यूज्ड, कैटलिस्ट एंड कंडीशंस यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। जो भी तुम्हें दिख रहा है ये पूरा यहाँ पर करो, अभी क्वेश्चन पूछो यहाँ तक रीड करो। सर इसमें जो कंडीशंस लिखी है वो हेबर्स प्रोसेस के लिए भी अप्लाई होंगी? हेबर्स प्रोसेस के लिए ही है। सर लेकिन उसके अंदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब बहुत कम है, तो इतना हाई प्रेशर और उसकी हमें जरूरत है? हाँ बच्चे, क्योंकि ये बॉन्ड, ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है,
देखो इंथैल्पी का मतलब तो वो अलग बात है, वो कह रहा है कि जब रिएक्शन हो जाएगी तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, बट एनर्जी कराने के लिए भी बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होता है। इवन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होता है। हाइड्रोजन चैप्टर में ही लिखा हुआ है ये बात कि हाइड्रोजन हैज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपेयर टू बाकी सब यस सर। के साथ। तो दोनों का ही बॉन्ड तोड़ना ही बहुत मुश्किल है। तोड़ दिया फिर वो जुड़ रहा है, वो भी अच्छा जुड़ रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, बट उसको तोड़ना बहुत बड़ी बात थी। 100 years तक कोई कर ही नहीं पाया था। यस सर। ठीक है, तो यही है कि द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस इज, और यहाँ पर पता है क्या करते हैं, ले चार्टले के हिसाब से जब N2 और H2 को रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, तो जो अमोनिया बन रहा है उसको तुरंत तुरंत निकालते भी रहते हैं, साथ ही साथ निकालते रहते हैं। कि क्योंकि आप साथ ही साथ निकालते रहोगे तो होगा क्या, आपको वो समझ में आ रहा होगा, अकॉर्डिंग टू ले चार्टर प्रिंसिपल रिएक्शन ऐसे आगे जाती रहेगी, हमेशा फॉरवर्ड भागती रहेगी, क्योंकि अमोनिया कम होता जा रहा है बार बार। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितने भी 200 एटीएम प्रेशर, 700 केल्विन, यूज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में भी तुम्हारा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ K2O Al2O सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक बात, मैंने आपको कई बार ये स्टोरी सुनाई होगी कि इस रिएक्शन की वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के कहीं ना कहीं ये आ ही जाती है। आ जाओ ये देखते हैं, पहले यहाँ तक देखना सारे लोग। देखो हो क्या रहा है, इसका फ्लो चार्ट है। तो इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आपने दोनों गैसेस को डाला और हाई कंप्रेशन किया। जब कंप्रेस करके आप भेज रहे हो तो कैटलिस्ट से रिएक्शन कराया और फिर ये अमोनिया थोड़ा बहुत बन गया यहाँ पर। अब इस अमोनिया को ऐसे किया, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट किया। ठीक है, ठंडा करके अब अमोनिया लिक्विड में हो गया, जो बाकी गैसेस वो उड़ जा रही है, और उसको वापस से पंप करके ऐसे, तो बार 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 आप इसे चलाते रहो। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट पे सच कोई क्वेश्चन नहीं आते। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल, इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ये रहा। In the solid and liquid state, it is associated through hydrogen bonds, as in the case of water, and that accounts for its high melting and boiling point that expected on the basis of the molecular mass. वो कह रहा है कि जैसे मॉलिकुलर मास के हिसाब से होना चाहिए वैसे नहीं होता, ज्यादा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल pyramidal with nitrogen at the apex, ये भी आपको पता है। इट हैज 3 bond pairs and 1 lone pair in the structure, ये आपके पास बना हुआ है। Ammonia gas is highly soluble in water in aqueous solution, is weakly basic due to the formation of OH minus। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि आपका बेसिसिटी क्या होगा। बेसिसिटी इसका, सॉरी एसिडिटी बोलते हैं। बेसिस का एसिडिटी होता है और एसिड्स का बेसिसिटी होता है, और इसका एसिडिटी 1 होगा, एक OH माइनस देता है। इसका एन फैक्टर भी पूछा जाता है, इसका एन फैक्टर 1 होएगा। ठीक है, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विद एसिड। As a weak base, it precipitates the hydroxides in the case of some metal of many metals from their salt solution. For example, वो कह रहा है कि ये हाइड्रोक्साइड बना के उनको प्रेसिपिटेट आउट करा देता है। देखना जी, FeCl3 के साथ भी ये तुम्हारा रस्ट का फॉर्मेशन है, याद आया? द प्रेजेंस sir. ऑफ लोन पेयर। ये अमोनिया इज अ वेरी 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 गुड लाइगेंड। लाइगेंड आपको नहीं पता है तुम लोगों को लाइगेंड? अब तो शुरू हो गई होगी बातें लाइगेंड तक की, नहीं? लाइगेंड तुम लोगों को पता है? इशिका तुम्हें तो सर पता होगा। शायद वो होता है जो कंबाइन करे सब कुछ। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। हाँ इशिका, पता नहीं सर, मैंने सुना नहीं। तुम्हें सुना नहीं? तुम लोग कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हो अभी? सर समझ ही नहीं आता सर, क्या बताते अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। लाइगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। आपके पास कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, आप उसको ना लाइगेंड बोल सकते हो। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के टर्म्स में बातें करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर नोन एज लाइगेंड्स। ठीक है, तो अमोनिया इज अ वेरी गुड लाइगेंड, क्योंकि इसके ऊपर के लोन पेयर बहुत जल्दी डोनेट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये वाला आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको हाईलाइट कर लेना। ये तुम्हारा प्रोसेस है फॉर मेकिंग टॉलेंस रिएजेंट। अब आधे सर ये क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट? तो टॉलेंस रिएजेंट तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बस आप ये मान के चलो। ठीक है, ये वाली रिएक्शन ही यहाँ पर इसीलिए दी है कि टॉलेंस रिएजेंट की बात करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस NO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये बोलते हैं। सिल्वर मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑर्गेनिक में किया जाता है ये। चलो जी, तो ये तुम्हारे पास है आज के लिए। मैं यहीं पर रोक रहा हूँ।
ठीक है, आप ये सारी रिएक्शन बस यहाँ तक, इतने पेज तक, और कुछ नहीं करना आपने। आपको जो मैंने रीजंस बताए हैं वो रीजन सोच सोच के समझ के इन रिएक्शंस को एक बार अपने आप देख के लिखना है और 2 बार बिना देखने लिखना है। ठीक है, ये आपका कार्यक्रम है इस पेज तक बस। हमारा ग्रुप 15 जहाँ खत्म हुआ फिर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है चैप्टर, कुछ नहीं बचता। अब वो ग्रुप 15 ही मैक्सिमम है और ग्रुप 15 के ऑलमोस्ट एंड पे आने वाले हम लोग। ठीक है, जहाँ ग्रुप 15 खत्म हुआ ग्रुप 16 देख लो कितना छोटा है, फिर ग्रुप 17 है, ग्रुप 18 है, मुश्किल से 10-12 पन्ने और बचेंगे। ठीक है, यहाँ तक का आपका कार्यक्रम है। आज आपने जाके ये सब रिवाइज करना है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।